हाँ स्टूडेंट, देखिए अपना टॉपिक चल रहा था ऑडिट प्रोसेस। अंकेक्षक के द्वारा अपनाई जाने वाली अंकेक्षण प्रक्रिया की ऑडिट, कंप्लीट ऑडिट जो है वो किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हुए कंप्लीट होती है। तो सबसे पहला स्टेप है बच्चों आपका अंकेक्षक के द्वारा नियुक्ति पत्र जारी करना। अब इसको समझना ध्यान से। देखिए सबसे पहली बात तो ये जो स्टेप है ये किस में बताई गई है? ऐसे 210 में, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 210 में। ऐसे 210 का जो नाम है वो ये है एग्रीमेंट या एग्री विद द ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स। एग्री विद द ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स, इसको अपन कहते हैं अंकेक्षण नियुक्ति शर्तों पर सहमत होना। अंकेक्षण नियुक्ति शर्तों पर सहमत होना, ये ऐसे 210 में बताया गया है। तो इस ऐसे का ये कहना है कि साहब आप कोई भी ऑडिट कर रहे हो तो आपको जो भी एंगेजमेंट टर्म्स हैं वो पहले ही डिसाइड कर लेनी चाहिए, ताकि कल को कोई मतभेद नहीं हो, किसी तरह का मतभेद नहीं हो। बताओ ये शर्तें हमें कब तय करनी है? ये शर्तें हमें कब तय करनी है? ऑडिट प्रारंभ करने से पहले, ऑडिट के दौरान, या ऑडिट के बाद? सर शर्तें तो पहले ही तय होती हैं, कोई भी डील करने से पहले शर्तें तय होती हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है, हमें शर्तों पे सहमत होना है अंकेक्षण प्रारंभ करने से पहले। समझ में आ रहा है? फिर बात आती है कि साहब जो सहमति लेनी है तो एक आदमी की तो होगी नहीं, किसकी होगी? दोनों की। आप भी एग्री हो और कौन एग्री हो? क्लाइंट भी एग्री हो, जिसके आप ऑडिट करने जा रहे हो, जो भी आपकी शर्तें हैं। तो ये सहमति कैसे हो? मौखिक हो या लिखित हो? भाई आज आपके और मेरे बीच में कोई बातचीत हो रही है, मैं कहूं साहब मेरी ये शर्तें हैं, अगर आपको मंजूर हो तो बोलो। अब हाँ या ना की बात होगी, वो लिखित होगी कि मौखिक होगी? तो देखो इस ऐसे में केवल ये कहा गया है कि आपको शर्तों पर क्या होना है? सहमत होना है। अब लिखित होना है कि मौखिक होना है, ये नहीं कहा इन्होंने। आप चाहे मौखिक सहमत हो जाओ और चाहे लिखित सहमत हो जाओ, लेकिन यदि आप सहमत हो ही रहे हैं तो हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि आप लिखापढ़ी कर लो, ताकि भविष्य में कोई मतभेद नहीं हो। तो इसके लिए आपके और क्लाइंट के बीच में एक लेटर लिखा जाना चाहिए, जिसे अपन क्या कहते हैं? अंकेक्षण नियुक्ति पत्र। अंकेक्षण नियुक्ति पत्र, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। यहां तक की बात समझ में आ रही है? भाई आप आपस में शर्तों को तय कर रहे हो तो लिखापढ़ी कर लो और एक लेटर के माध्यम से कर लो। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताना क्या अंकेक्षण नियुक्ति पत्र लिखा जाना अनिवार्य है या ऐच्छिक है? यह समझाना है मुझे बस आपको। अंकेक्षण नियुक्ति पत्र लिखा जाना ऐच्छिक है या अनिवार्य है? एक क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन, क्या अंकेक्षण नियुक्ति पत्रों नियुक्ति शर्तों पर सहमत होना आवश्यक है?
या नहीं है? तो देखो साहब, अंकेक्षण नियुक्ति शर्तों पर सहमत होना क्या है, आवश्यक है। पर सहमति तो मौखिक भी हो सकती है, उसको लिखने की अनिवार्यता नहीं है। आप मौखिक तौर पर भी क्या हो सकते हो। तो ये नियुक्ति पत्र लेना या नहीं लेना क्या है, ऐच्छिक है। समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूं, वो बात समझ में आ रही है? क्या डाउट है बेटा, बोलो, रिपीट करूं? ऐसे 210 जो है, जिसका नाम क्या है, पहले नाम देखो। नाम क्या कह रहे हैं, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऐसे 210 केवल ये कहता है कि जब भी ऑडिटर ऑडिट करे तो नियुक्ति की शर्तों पर क्या हो, सहमति हो। समझ में आ रहा है? भाई आप किसी कारपेंटर को भी घर पे बुलाते हो, तो वो जो पैसा मांगेगा आप दोगे नहीं, और आप जो दोगे उस पर वो काम करेगा नहीं। तो आपस में बैठ के बातचीत तय होती है कि भाई मैं आपको ये काम करके दूंगा, इसका ये पैसा लगेगा। आप ही को भैया ये काम करो, इसमें 2-4 काम उठाओ और इतने पैसे में मेरे को तो काम करके दो। अगले को लगेगा कि ठीक है कर देते हैं, तो कर देगा। आपको लगेगा कि ठीक है इतने पैसे में काम कराने में कोई बुराई नहीं है, तो आप करवा लोगे। जाहिर सी तो बात है। सेम कहानी यहां हो रही है कि दोनों की आपसी क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। तो ऐसे 210 ये कहता है भाई सहमति होनी चाहिए, तभी तो ऑडिट करोगे आप। अब सहमति नहीं है तो कोई आपको अपॉइंट ही नहीं करेगा, तो आप ऑडिट कैसे करोगे? अब ये सहमति मौखिक भी हो सकती है, तो लिखित भी हो सकती है। सहमति होनी चाहिए, पर सहमति लिखित में हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तो नियुक्ति पत्र बताओ लेना अनिवार्य है या ऐच्छिक है? पर सहमति होना अनिवार्य है, और नियुक्ति पत्र लेना क्या है, ऐच्छिक है। फायदेमंद सौदा क्या है? मतभेद को दूर करने हेतु, किंतु भविष्य में मतभेद से बचने के लिए, भविष्य में मतभेद से बचने के लिए नियुक्ति पत्र ले लेना चाहिए। ये दो बातें समझ में आ रही हैं क्या? 2 पॉइंट समझ में आ गए कि साहब जो पहली स्टेप है नियुक्ति पत्र ऐसे 210 में है। ऐसे 210 के अनुसार नियुक्ति की शर्तों पे सहमत होना चाहिए। या आप भले ही लिखा पढ़ी करो या नहीं करो। जी क्या बोल रहे हो? अभी बताऊंगा, वही बताऊंगा। मैंने गलत नहीं लिखा, जो लिखा है सही लिखा है। अभी बताता हूं क्या लिखा है मैंने और इसका अर्थ क्या है। मैं समझ गया आपके मन की भावना, समझ गया आप क्या पूछोगे। आप ये पूछोगे सर नियुक्ति पत्र जारी करना मतलब क्या ऑडिटर देगा क्या, यही तो पूछना चाह रहे हो? हाँ, बस आप तो हल्की सी चिंता चेहरे पे ले आया करो, मैं सब समझ जाऊंगा क्या हो रहा है। चेहरे पढ़ने जानता हूं मैं कि भाई कौन बच्चे के समझ में आ रहा है, कौन के नहीं समझ में आ रहा है, कौन मन में क्या सोच रहा है। ऐसे थोड़ी दाढ़ी सफेद करी है, कलर थोड़ी है। इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, बच्चों के मन की बात ही नहीं समझे तो कहें के टीचर। ये बात समझ गए? और आपने बिल्कुल सही दिमाग लगाया है, और इसका जवाब मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या है, जो एक हीरो था राजकुमार, एक मूवी आई थी उसकी तिरंगा, क्या डायलॉग मारे थे उसने, इलाका तुम्हारा होगा पर धमाका हमारा होगा। समझ रहे हो? तो सीए वो राजकुमार है, ऑडिट करेंगे तुम्हारे यहां पर शर्तें हमारी होगी, क्योंकि मैं स्वतंत्र व्यक्ति हूं। तुम्हारी शर्तों पे काम नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी शर्तों पे काम नहीं करूंगा। किस पे करूंगा? ऐसा होता नहीं होता? मुझे कई बच्चे कहते हैं सर आप लिखवाते नहीं हो, लिखवाया करो। कहीं कहते हैं बच्चे ऐसा, तो मैंने कहा मैं तो नहीं लिखवाऊंगा। क्यों? अभी आपकी आज बुक प्रिंट होने के लिए भेजी है हमने। हाँ, नहीं आज तो डील ही फाइनल हो गई, रेट ही फाइनल हो गई
486 पेज की बुक आ रही है, ऑडिटर भी होगी, समझ लो, और उसकी कॉस्टिंग आई है हमारे 186 रुपए, एक बुक की कॉस्टिंग। अभी तो 3-4 बुक और है, 186 रुपए की कॉस्टिंग आ रही है, बताओ। तो मैंने मन इसको कहा यार इतनी कॉस्टिंग कैसे आ गई, बोले 486 पेज काहे को दे दिए। अब सोचो अगर मैं 486 पेज लिखवाऊंगा तो तुम्हारे तो 800 पेज हैं, वो तो बुक के हैं, तुम्हारी रजिस्टर के तो 800 पेज हैं, तब तो करा लिया कोर्स। तो बच्चों को लिखवाया जाता, बच्चे थोड़ी हो, और जो मेन बातें होती है बोर्ड पे लिखते ही है, और बोर्ड आपके ऐप पे स्लाइड पे रहेगा ही रहेगा एनी टाइम, देख के लिख सकते हो। हमेशा बच्चों ध्यान रखो, नोट्स बनाओ खुद के, खुद की राइटिंग से, खुद की समझ से, तो उससे उस बहाने आपका घर पे क्या हो जाता है, रिवीजन हो जाता है। मैं कभी नहीं लिखवाता ऐसा। अब कई बच्चे जिद कर लेते हैं, तो मैं कहता हूं देख भाई मैं तेरी शर्तों पे नहीं पढ़ा सकता, मुझे तो जैसे पढ़ाना आता है वैसे पढ़ाऊंगा। कई टीचर लिखा लिखा के पढ़ाते हैं, कोई का क्या तरीका है, सबका अपना अपना तरीका है, सब का तरीका सही है, सब अपने अपने तरीके से काम करते हैं। तो ऑडिटर जो है ना क्लाइंट के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। अगर क्लाइंट को मंजूर नहीं है हमारी शर्तें तो मत रखो मुझे, ये तो और भी हैं, उनको अपॉइंट कर लो, जबरदस्ती थोड़ी है भाई। तो यहां पर यही चीज ये है, समझ में आ रहा है। इसलिए जो आपके मन में बात चल रही है कि सर अंकेक्षक जारी करेगा क्या, आप बताओ, आप नौकरी लग जाओगे, अपॉइंटमेंट लेटर आपको सरकार देगी कि आप सरकार को दोगे, क्योंकि आप वहां पे कर्मचारी हो और आपको नियुक्त कौन कर रहा है, नियोक्ता। यहां हमें भले ही वो नियुक्त कर रहा है पर हम कर्मचारी नहीं है, जो वो हमें अपॉइंटमेंट लेटर देगा। ये अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है, ये एंगेजमेंट लेटर है, एंगेज कर रहा है, मैं वो अपॉइंट नहीं कर रहा, समझ लो। इसमें फर्क यही है कि जहां अपॉइंटमेंट होता है वहां कर्मचारी और मालिक का संबंध होता है, और जहां एंगेजमेंट होता है वहां दोनों व्यक्ति अपने अपनी तौर पे क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और फिर भी हमने कही है ना बात कि भले ही लेटर में लिख रहा हूं, लेटर में लिख रहा हूं, लेकिन सहमति तो दोनों से होगी, और सहमति होनी क्या है, आवश्यक है, उसके बिना ऑडिट शुरू नहीं होती। और ये सहमति अगर पत्र के माध्यम से हो जाए तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, पर यह अनिवार्य नहीं है। सहमति कर लो, कैसे कर लो चाहे, बोलो क्लियर है क्या। ये ऐच्छिक की है नियुक्ति पत्र लेना। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखना, हड़बड़ी में गलत मत करिए ना। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे बताओ अंकेक्षण की नियुक्ति की शर्तों पे सहमत होना आवश्यक है या ऐच्छिक है, अंकेक्षण नियुक्ति पत्र जारी करना ऐच्छिक है या आवश्यक है, ऐच्छिक है। नियुक्ति पत्र जारी करना तो ऐच्छिक है। अब ये बताओ नियुक्ति पत्र जो आप जारी कर रहे हो ये लिखित होगा कि मौखिक होगा। सर पत्र लिख रहे हो, जब पत्र शब्द यूज कर रहे हो तो पत्र मौखिक कैसे होगा, नियुक्ति पत्र सदैव क्या होगा, लिखित होगा। ये बात समझ गए। नियुक्ति पत्र किसके द्वारा जारी किया जाएगा, नियुक्ति पत्र किसके द्वारा जारी किया जाएगा, तो ये हमेशा ध्यान रखना बच्चों, नियुक्ति पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है, अंकेक्षक के द्वारा। किसको जारी किया जाता है, नियोक्ता को, अंकेक्षक के द्वारा नियोक्ता को। नियोक्ता जारी नहीं करता हमें, हम जारी करते हैं नियोक्ता को। ये समझ में आ गया। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अंकेक्षण नियुक्ति पत्र किसके द्वारा जारी किया जाता है, और ऑप्शन आ जाए अंकेक्षक, दूसरा ऑप्शन आ जाए नियोक्ता। 99% बच्चे आंसर क्या देके आएंगे, नियोक्ता, जबकि आंसर क्या होगा, अंकेक्षक। बोलो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट ये बताओ कब जारी करें, कब जारी करें बताओ भाई। नियुक्ति पत्र देना है, मैं पत्र की बात कर रहा हूं, सहमति की नहीं। शर्तों पे सहमति तो ऑडिट शुरू होने से पहले ही होगी, उसमें तो कोई सोचने और पूछने की बात ही नहीं है। मैं कह रहा हूं लेटर देना है मुझे, अब वो कब दूं, तो देखो प्रिफरली तो
जो अधिमानत जो है, अधिमानत मतलब अगर हम प्रायोरिटी की बात करें, जो मोस्टली जो होता है, अधिमानत कब जारी किया जाता है? अंकेक्षण प्रारंभ होने से पूर्व, अंकेक्षण प्रारंभ होने से पूर्व, नॉर्मल रूल ये है। और सामान्य नियम अगर आ जाए, सामान्य जैसे कब जारी किया जा सकता है? कभी भी, कभी भी जारी कर सकते हो। लेटर नहीं लिखा तो क्या हुआ, बाद में लिख लो। समझ में आ रही है कि बात? JBBNL जूनियर अकाउंटेंट में क्वेश्चन आया था कि अधिमानतः अंकेक्षण नियुक्ति पत्र कब जारी किया जाता है? ऑप्शन ए अंकेक्षण प्रारंभ होने से पूर्व, ऑप्शन बी अंकेक्षण के दौरान, ऑप्शन सी अंकेक्षण के पश्चात, और ऑप्शन डी रिपोर्ट देने से पहले। बताओ आंसर क्या होगा बच्चों? अधिमानतः शब्द आ गया ना, ये सब जो प्रेफरेंस दी जाती है वो क्या देनी चाहिए? ऑडिट प्रारंभ होने से बोलो। अगर इस क्वेश्चन में मैं केवल अधिमानतः शब्द हटा दूं और सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए कि अंकेक्षण नियुक्ति पत्र कब जारी किया जाता है, बताओ, तो उसका आंसर क्या है? कभी भी। लेटर ही तो लिखना है, बाद में लिख लो। पर शर्तों पे सहमति कब होनी है? ऑडिट प्रारंभ करने से पूर्व। ये बात समझ में आ गया क्या? समझ में आ रही है सबके? अब बताओ इसमें क्या क्या चीजों का समावेश होगा, क्या क्या लिखापढ़ी करेंगे? भाई लिखापढ़ी कर ही रहे हो, नियुक्ति की शर्तें लिख रहे हो, तो शर्तों में क्या क्या आएगा? सारी चीज क्या सिकंदर? कैसे कैसे काम करोगे, मतलब ऑडिट कैसे करोगे, ये बताने की क्या जरूरत है? देखो इसमें नॉर्मली क्या आता है, बताओ, आप लगाओ दिमाग, आपकी तरफ से आने चाहिए आइडियाज। हाँ, पारिश्रमिक। चलो फीस की बात आप पहले कर रहे हो, जबकि ये आखिरी में होनी चाहिए बात। ऑडिटर एक प्रोफेशनल व्यक्ति है, पैसों के लिए थोड़ी काम करता है। पारिश्रमिक समझो, आज एक बच्चे का मेरे पास में मैसेज आया, हमारे काफी वेल विशर भी हैं, कि सर आपका है ना टेलीग्राम पे 400 रुपये में कोर्स बिक रहा है। हाँ हैं लोग, हैकर हैं बहुत सारे हैं। मैंने कहा तुझे आज मालूम चला है? हमें तो 10 महीने पहले से मालूम है। मैंने कहा रे मैं छोटा सा आदमी हूं, मेरा कोर्स कोई भी बेच सकता है। जब बाहुबली मूवी 2 घंटे बाद टेलीग्राम पे आ सकती है 500 करोड़ रुपए लगा के मूवी बनाने वाले की मूवी 2 घंटे में आ सकती है, तो हमारी तो औकात ही क्या है? मिलता है क्या? हमने उसको एनक्रिप्ट कर रखा है, ले तो लोगे, पर वो 72 घंटे के अंदर गायब, और वो 400-500 रुपए भी आपके साफ। पर देखो फिर भी चोरी करने वाले करते ही हैं, उसका तो मैं क्या कर सकता हूं, जो होता है वो होता ही है। क्या चीजों का समावेश करें, क्या लिखें? तो देखो मेन बात है, लोग मुझसे चाहते हैं कि सर आप हमारे लिए क्या क्या काम करोगे, यही ना? तो मैं अपना पूरा कार्य क्षेत्र बताऊंगा, अंकेक्षण कार्य क्षेत्र कि साहब ये मेरा काम है, ये मेरा स्कोप है, मैं ये चीजें कवर करूंगा और आपके लिए काम करूंगा, और ये मेरी फीस है। समझ में आ रहा है? और मैं क्लाइंट की भी आंखें खोलना चाहता हूं, इसलिए मैं उनको एक क्लियर करूंगा कि ये सर आपके दायित्व रहेंगे। कल को ये नहीं हो कि मेरे ऊपर अटैक कर दे सामने वाला, उसको मैं पहले ही बता दूंगा भैया वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी नहीं है। सिस्टम मेंटेन करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी नहीं है। समझ में आ रहा है? मैं मेरे भी दायित्व बताऊंगा कि मैं इन चीजों के लिए उत्तरदायी हूं, मैं अपने भी दायित्व बताऊंगा, और साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि मेरा रिपोर्टिंग फॉर्मेट क्या रहेगा, मैं किस फॉर्मेट में रिपोर्ट करूंगा, क्या क्या चीजें आपको रिपोर्ट करूंगा। ये बातें हम आपस में क्या करेंगे, तय करेंगे। बोलो ये बातें समझ में आ रही है क्या?
यहां तक चीजें क्लियर है? क्या बोल रहे हो? समय सीमा लिखना चाहो लिख सकते हो, मनाही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा ये 5 महीने लिखवा दिए तो 5 ही लिखे जाएंगे, इसका कोई फॉर्मेट थोड़ी हो सकता है। आपस में जो भी शर्तें करना चाहो कर सकते हो। नॉर्मली ये लिखे जाते हैं क्योंकि समय सीमा क्या एक्ट के द्वारा ऑलरेडी क्या होती हैं, डिसाइड होती हैं, तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्या बोल रहे हो? जैसे साहब आपके ऊपर कौन सा ऐसे अप्लीकेबल है और है वो, तो अगर एक्ट अप्लीकेबल है तो लिखा पढ़ी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं एक्ट के अकॉर्डिंग काम करूंगा। पर एक्ट लागू नहीं है और आप ऐच्छिक तौर पे मेरे से क्या करवा रहे हो, अंकेक्षण करवा रहे हो। एक्ट लागू नहीं है, आप ऐच्छिक तौर पे मेरे से क्या करवा रहे हो, अंकेक्षण। तो मैं आपसे पूछूंगा ना भाई साहब क्या चीज की रिपोर्ट चाहिए बता दो, हम वही रिपोर्ट दे देंगे। अभी 2-3 दिन पहले की बात बताता हूँ। मेरे ऑफिस में जो मेरे मामा जी का लड़का जो काम संभालता है, उसका कोई दोस्त है, ठीक है, उसको ये पत्तल डोने बनाने वाली फैक्ट्री लगानी है, तो हाँ डिस्पोजल वाली। तो उसके पास में फोन आया कि यार तू मेरे लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना दे। अब वो उलझ रखा उसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में, बोले यार ये मेरे से होते ही नहीं है, सर से ही बात करता हूँ। तो उसने मेरे को कहा कि भैया ऐसे ऐसे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है। मैंने कहा क्यों बनानी है, क्या करना है? तो भाई ने खुद नहीं प्लानिंग कर रखी पूरी कि साहब 20 लाख की मशीन आएगी, 8 लाख रुपए की मैं कैपिटल वर्किंग कैपिटल लगाऊंगा, 5 लाख रुपए की मेरी पूंजी और लगा दूंगा, 33 लाख और मैं सब्सिडी ले लूंगा। अरे मैंने कहा बुड़बक पहले एक्ट तो पढ़ ले। मैंने कहा एक्ट में लिखा हुआ है जो पीएमईजीपी स्कीम है कि जो लोन होगा उसका 25% सब्सिडी मिलेगी। तो तुम लोन ले रहे हो नहीं ले रहे? बोला हाँ लोन लेंगे। मैंने कहा बैंक में बात कर ली? मैंने नहीं करी। मैं कहा वाह वाह वाह, तुमने सोच लिया मुझे लोन मिल जाएगा और फैक्ट्री लगा दूंगा। ये तो वाली बात हो गई कि सपनों में अफसर आ गई और तुमने उसको बीबी मान लिया। ये क्या बात हुई भाई, ये तो मेरी बीबी है, हाँ खुलोगे वहीं मिलोगे। तो मैंने कहा ऐसे लोन एक बार तो बैंक में जाके तो आ बेटा, किसी बैंक वाले से बात करके तो आ, तेरे को लोन देते हैं क्या। तो उसने माथा पच्ची कर ली, सरेंडर हो लिया, बोले ये अपने बस की विद्या नहीं है। फिर वो उसको बोलता है यार तेरे भैया से बात कर। तो उसने मेरे को कहा भैया मेरा दोस्त है ऐसे ऐसे। मैं कहा देख दोस्ती अपनी जगह है, व्यापार अपनी जगह, काम इसका मैं करा के दूंगा, फैक्ट्री में इसके लगवा दूंगा, इसको बढ़िया से बढ़िया फायदे दिला देंगे, पर अपनी फीस अपन लेंगे। बोला भैया वो फीस दे देगा। मैंने कहा भाई ना सीधे सीधे लाइन पे भाई काम करेंगे तो पैसा तो चाहिए ना। मैं कहा तू ही बता दे तेरे को मैं सैलरी कहां से दूंगा भाई, तेरे को तो हर महीने सैलरी चाहिए, मैं कहां से दूंगा सैलरी, तो फीस तो चाहिएगी। बात समझ रहे हो? अब कितनी फीस देनी है, क्या देनी है, लोगों से मान लो मैं 2% ले रहा हूं लोन का, उससे मैं ½ % ले लूंगा, यही तो कर सकता हूं। अब इसकी कोई फीस तय होती है क्या? आपस में तय होगी। कोई फॉर्मेट तय होता है क्या? आपस में तय होगा। पर जहां कानून अप्लीकेबल है वहां ये बात लिखना पड़ी की जरूरत ही नहीं है। जब सारी चीजें एक्ट में क्लियर है तो आपको नियुक्ति पत्र ही लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो काम आपको करना ही करना है। ये तो हम लेते ही क्यों है, मतभेद को दूर करने के लिए। यहां तक कोई डाउट बोलो, आगे बढ़ू। अब देखो समस्या क्या है। समस्या ये है कि जब मुझे ऑडिटर अपॉइंट किया गया, मैंने मेरी शर्तें बता दी कि देखो साहब ये शर्तें हैं, अगर आप एग्री हो तो मैं आपके यहाँ पे ऑडिट करने आऊं, एग्री नहीं हो तो आप किसी और सीए से बात कर सकते हैं। सामने वाले ने हर चीज में क्या गए, ओके जी ओके, डन डन, मंजूर है, कबूल है, ठीक है। और जब मैं ऑडिट करने लगा तो ये क्या कर रहे हो सर आप, हमारा स्टॉक क्यों चेक कर रहे हो? मैं कहा मतलब? मैं तुरंत एंगेजमेंट लेटर लेके पहुंच गया। मैं कहा देख तेरी मेरी बात हुई थी, अरे सर मैं तो समझा ही नहीं है आप क्या क्या कह गए। कैसा होता है, लोग हाँ करने के बाद पलटी मारते हैं या नहीं मारते? कारण बताओ क्यों मारते हैं? अंकेक्षक से नियोक्ता द्वारा नियोक्ता समझ गए ना, क्लाइंट। अंकेक्षक से नियोक्ता द्वारा अंकेक्षण नियुक्ति की शर्तों में
परिवर्तन का अनुरोध किया गया है, रिक्वेस्ट किया गया है कि सर इन शर्तों को बदल दो, जबकि पहले क्या हो चुकी हैं, तय हो चुकी है। और अब क्या बोल रहा है अगला, इन शर्तों को बदल दो। पहले तो मुझे इसके कारण बताओ कि सामने वाला मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, और फिर मुझे बताना कि ऑडिटर क्या करे, ऑडिटर बेचारा क्या करे। पहले तो कारण बताओ, चलो सोचो, कोई भी आदमी पलटी क्यों मार रहा है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, कि सब परिस्थिति क्या हो जाए, बदल जाए। आपने जो कहा बेटा मैंने मान ली, और आपने कहा भी सही है, पर मुझे बताओ परिस्थिति बदल जाए मतलब। देखो, ऑडिटर की जो नियुक्ति होती है ना, वो क्या होती है, एडवांस में। पर वो ऑडिट कब करता है, मार्च के बाद। वो तो लेखांकन समाप्त होगा उसके बाद ऑडिट करने जाएगा, और अपॉइंटमेंट उसका 6 महीने पहले ही हो गया। तो इन 6 महीने में बहुत सारी चीजें क्या हो सकती हैं, चेंज हो सकती हैं, बदल सकती हैं। बताओ बदल सकती नहीं बदल सकती, बदलाव हो सकता है ना। अभी के सिनेरियो को देखते हुए तो यही लग रहा है कि अब कांग्रेस शायद इस इंडिया में कभी भी नहीं आ पाएगी। अभी की सिनेरियो को तो ये लग रहा है, ये तो तय है कि 2024 में तो आएगा मोदी, ठीक है। लेकिन बच्चों, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है 6 महीने में ही बाजी क्या हो जाए, पलट जाए। वसुंधरा राज्य को मालूम था क्या, मेरा चेहरा भी नहीं दिखाएंगे राजस्थान में ये लोग। सतीश पूनिया अपने आप को मुख्यमंत्री समझ रहा था, प्रदेशाध्यक्ष तक नहीं रहा। और आपको मालूम है क्या, कोई बाबा आके अपना मुख्यमंत्री बन जाए, बन सकता है साहब। बाबा बालकनाथ की हवा तो चल रही है कि साहब इसको उठा के क्या बना देंगे मुख्यमंत्री, कुछ ही हो सकता है। परिस्थिति कभी भी बदल सकती है। जब परिस्थिति बदल जाती है तो सामने वाला रिक्वेस्ट करता है कि देखो साहब, मैंने उस टाइम हाँ करी थी क्योंकि उस समय पोजीशन अलग थी, और आज पोजीशन क्या है, अलग है। बताओ ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। और बताओ कारण, लगाओ अपना दिमाग। क्लाइंट क्यों आपको बोल रहा है कि चेंज करो, क्या बोल रहे हो, वो इसी में आ गया, परिस्थिति में सब कुछ आ गया। मतलब वो तो परिस्थितियों के प्रकार हो गए, ये सब कानून बदल गया, हवा बदल गई, पानी बदल गया। हवा पानी तो बदलती रहती है। इसके अलावा बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ, है मतभेद क्यों हो रहा है, तो वो कारण ही तो पूछ रहा हूं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं आपको, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। ये बच्चे से ही दे देते हैं एग्जांपल। बेटा बैंक में अकाउंट है, अकाउंट है, अकाउंट खुलवाया था, कोई एक फॉर्म पे साइन किया था, बहुत सारी शर्तें लिखी हुई थी, पढ़ी थी। ये लो, पढ़े लिखे लोग ही नहीं पढ़ रहे हैं। भाई पढ़ना नहीं आता था, क्या बात थी, क्यों नहीं पढ़े। भाई एक तो आदमी अनपढ़ हो, अंगूठा छापू साहब, पढ़ के भी क्या करूंगा, काले अक्षर भैंस बराबर। क्या आप सबके साथ ऐसा हुआ है। सर वो पढ़ लें तो अकाउंट ही नहीं खुलवाएंगे। सेम कहानी हमारे साथ होती है। मैं क्लाइंट के सामने एक चिट्ठा लेके जाता हूं कि सर मेरी ये शर्तें हैं, मैं इन शर्तों पे ही आपके यहाँ काम कर पाऊंगा। क्लाइंट कहता है यार सीए साहब ठंडा पियो, क्या फालतू बातें करते रहते हो, आप और हम कोई अजनबी है क्या होती है शर्तें, आपको जो मन में आए करो यार, लाओ कहां साइन करने लाओ, ये लो, खुश। और जब हम अपने पैतरे दिखाने शुरू करते हैं, ये क्या हो रहा है, अंकल लिखा हुआ है, अरे यार हम कहां पढ़े थे। बताओ इसको क्या कहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या कहते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग। हिंदी में क्या बोलेंगे, बताओ क्या बोलेंगे, ना समझी, गलत फहमी, गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग। कि क्लाइंट जो है इसको ढंग से समझ ही नहीं पाया कि क्या शर्तें तय हुई थी,
और जब समझ में आई तो पलटी मारना शुरू कर दिया कि आखिर आप बोल क्या रहे थे। समझ ही नहीं पाया क्लाइंट। समझे कि नहीं समझे बताओ? क्लियर है? अभी मैं आपको बात बताता हूं। मेरी दीदी है, उनका लड़का यानी मेरा भांजा, खास भांजा, थोड़ा सा बड़ा हो गया, अभी 12th पास कर ली। अपने पापा को कहता है, पापा मैं मामा के जैसे मैं भी सीए बनूंगा। तो बच्चे क्या मामा से बड़े प्रभावित रहते हैं। जब मामा काम का हो, एक मामा कंस होता है तो भी प्रभावित होते हैं। तो बोला, अरे वाह बेटा बहुत अच्छी बात है, ले तेरे मामा से भी बात कराता हूं। जिया जी का फोन आया मेरे पास। बोले जी आपका भांजा आग के अकॉर्डिंग चलना चाहता है, सीए करना चाहता है, उनका बात कराओ। तो उसने सोचा मामा तो वही है जो टॉफी चॉकलेट ये सब लाके देता था, अब वो मेरे से ऐसे सीए की कंसल्टेंसी ले रहा है। मैंने उसे एक ही क्वेश्चन पूछा, मैं कहा बेटा पढ़ाई में मन लगता है? तो उसने कहा मन लगा लेंगे। मैं कहा सीए तेरे लिए नहीं है, ये तेरे लिए नहीं है। कितने घंटे पढ़ लेगा? 4-5 घंटे। मैं कहा 20 समुद्र में जाके डूबेगा, क्या फायदा? अगर तू ये कहता है मेरे को कि मामा 4-5 घंटे सो लूंगा और बाकी टाइम पढ़ लूंगा, तो सीए तेरे लिए है, नहीं तो छोड़। तो मैंने उसको समझा दिया, मैंने कहा छोड़। कई लोग क्या इसको समझ नहीं पाते कि किस में कितनी मेहनत की जरूरत है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता, बच्चे कुछ भी पढ़ते रहते हैं। अरे पहले चीज को तो समझो तो सही कि किस काम के लिए हमें कितनी कम मेहनत की जरूरत है, और वो उतनी मेहनत आप कर सकते हो तो इस काम में लगो, नहीं तो छोड़ो, दुनिया में और भी बहुत काम है। तो साहब ये कारण है, गलत फहमी होती है, लोगों को समझ ही नहीं पाते तो फिर वो पलटी मारते हैं। और तीसरा कारण बताओ बच्चों, 2 कारण समझ में आ गए। तीसरा कारण क्या है? नियोक्ता बदमाश है। बदमाश है वो, जानबूझ के पहले उसने हाँ करी थी, अब क्या मार रहा है पलटी, जैसे मेरी वाइफ ने मेरे साथ किया। नियुक्ति की शर्तों में मैंने पहले ही तय कर दिया था मैं बर्तन नहीं दूंगा, मैं कपड़े नहीं दूंगा। हालत यह है कि संडे को कपड़े धोने पड़ते हैं मुझे, इसलिए तो 12 बजे की क्लास लगवाई है। सुबह सुबह कपड़े वपड़े धो के सुखा के आया हूं सारे। तो सर वो आपने तो लिखा पढ़ी करी थी ना, सामने वाले ने पलटी मार दी और बोले इन शर्तों को क्या कर, चेंज कर। यानी कि नियोक्ता द्वारा कार्य क्षेत्र को क्या किया जा रहा है? सीमित। कार्य क्षेत्र को सीमित किया जा रहा है कि नहीं ये काम ऐसे नहीं होगा साहब। मैं कहूंगा साहब पहले तय हुआ था, बोला पलटी मारो। अब बताओ ऑडिटर क्या करे? इनमें से सीरियस मैटर कौन सा है? देखो नहीं, ये 2 सीरियस नहीं है, परिस्थिति तो किसी की भी बदल सकती है। सीरियस मैटर कौन सा है? ये है कि आप जानबूझ के मेरे काम करने की सीमा लगा रहे हो कि आप ये नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। चलो ये समझ में आता है कि आपको समझ में नहीं आई चीज या परिस्थिति बदल गई, ये जेन्युइन रीजन है, पर ये तो बदमाशी है आपकी। चलो जो भी है, जेन्युइन है, बदमाशी है, जो भी है, आखिर क्लाइंट क्या है बताओ? क्लाइंट क्या है? हमारा ग्राहक है, और ग्राहक तो भगवान होता है। बताओ कैसे खोदें उसको? अब वो जिद पे आ गया कि सर शर्तें बदलते हो तो काम करो, नहीं तो रवाना, दूसरा सीए रख लूंगा। मुझे क्या करना चाहिए? तो ऑडिटर को यह देखना है कि जो शर्तों में परिवर्तन का जो कारण है, उस कारण का क्या चेक करेगा? वो औचित्य, कारण का औचित्य जांचे। समझ में आ रहा है कि भाई आप जो कह रहे हो वो जस्टिफाइड बात है या नहीं है, और ये परिवर्तन करें कि नहीं करें। मान लीजिए शर्तों को परिवर्तन आप कर सकते हो, फिर भी काम कर सकते हो, और ये रीजन आपके पास में क्या है? जस्टिफाइड है, तो कर लो, शर्तों को बदल लो और बदल कर
ऑडिट शुरू कर दो। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? यदि औचित्यपूर्ण नहीं है कि सामने वाला सही बात नहीं कर रहा है, ये बात औचित्यपूर्ण नहीं है, उसकी सही बात नहीं कर रहा है सामने वाला, ऐसी जबरदस्ती शर्तें लगा रहा है, समझ में आ रहा है? अभी देखो मेरे पास में एक मैसेज आया, हमारा एक स्टूडेंट है लाइव बेच वाला, उसे मैसेज किया कि सर ये आपके लाइव बेच का जो सिस्टम है ना बड़ा गड़बड़ है, इसको ठीक करो। मैं कहा क्या गड़बड़ है? बोला सर हम पीछे जाके नहीं देख सकते। तो मैं कहा लाइव कब से पीछे जाके देखने लगे? लाइव मतलब लाइव जो चल रही है वही तो देखोगे, उसके नेक्स्ट डे तो तेरे को रिकॉर्डिंग मिल ही रही है ना, उसको आगे कर पीछे कर कैसे कर चेक कर। नहीं, लाइव भी देखो और आगे पीछे भी कर लूं। तो मैंने कहा यार उसकी प्रॉब्लम क्या है कि उसको लाइव ही देखना है, दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि वो आधे घंटे लेट आना है, टाइम पे नहीं आ सकते। बोले सर टाइम पे आता तो फिर मैं ऑफलाइन नहीं आता था। यार लाइव भी देखनी है, टाइम पे भी नहीं आना। खैर बच्चे अपनी अपनी शर्तें रखते हैं, हम कोशिश भी करते हैं कि उनकी समस्याओं को क्या करें, निपटाएं। अगर औचित्यपूर्ण है तो, और औचित्यपूर्ण नहीं है तो मना कर देते हैं, भाई नहीं हो सकता ये काम, समझ रहे हो? यदि औचित्यपूर्ण नहीं है तो बिल्कुल अंकेक्षक को इनकार कर देना चाहिए, अंकेक्षक को इनकार कर देना चाहिए। ये बात समझ में आ गई क्या? ऑडिटर को क्या कर देना चाहिए? इनकार कर देना चाहिए। बोलो कोई डाउट? ये बात समझ में आ रही है सबके? अच्छा, अब क्लाइंट भी जिद्दी और हम भी जिद्दी। क्लाइंट कह रहा नहीं साहब ये तो चेंज करनी ही पड़ेंगी, और मैं कह रहा हूं साहब ये चेंज नहीं हो सकती। अब बताओ ऐसी स्थिति में क्या हो? क्लाइंट मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा, जिन शर्तों पे वो बढ़ने देना चाहता है उसमें मैं जा नहीं सकता, तो ऐसी स्थिति में मुझे नियुक्ति छोड़ देनी चाहिए कि भाई तू किसी और से ऑडिट करा ले, मेरी बस की विद्या नहीं है। बताओ यदि अंकेक्षक नियुक्ति छोड़ देता है तो, यदि अंकेक्षक नियुक्ति वापस ले लेता है तो बताओ इस केस में क्या होगा? यदि अंकेक्षक नियुक्ति वापस ले ले तो, मेरी बात समझ रहे हो क्या आप? नहीं नहीं वो बात अलग है। आप एक बात बताओ, मैंने मेरी वाइफ को कहा कि ऐसा है मैं बर्तन नहीं दूंगा, मेरी एक इज्जत है, मैं सीए हूं। बोला नहीं बर्तन तो तुम्हें ही धोने पड़ेंगे। जिद पे आ गई, मैं भी जिद पे आ गया, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, क्या बताओ? कि चंद्रमुखी तुम मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, ले ले तलाक दोनों सुखी। बताओ तलाक दे दूं? हाँ सर, हेडक खत्म करो, हेडक खत्म करो। अच्छा तलाक दे दिया, क्या ये सॉल्यूशन है? तलाक देने से फायदा किसको हुआ? सामने वाले को, वो तो किसी और से शादी कर लेगी। एक बात बताओ, मेरा नैतिक दायित्व क्या बनता है? मेरा नैतिक दायित्व क्या बनता है कि वो जिससे शादी करे उसकी शादी में मैं जाऊं, ढोल बजाऊं कि बर्तन धुलवाएगी। कम से कम जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ तो नहीं हो। अगर ऑडिटर नियुक्ति वापस ले लेता है इसका मतलब त्यागपत्र दे रहा है। त्यागपत्र देने वाले अंकेक्षक का दायित्व क्या बताया था? फॉर्म नंबर ADT 3 में सूचना दे। अगर वो नियुक्ति वापस ले लेगा तो जो भी संबंधित प्राधिकरण है, अथॉरिटी है, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सेबी हो, चाहे RBI हो, चाहे क्लाइंट हो, उनको क्या करे? सूचित करे। उनको क्या करे? सूचित करे।
समझ में आ गया? ऐसा नहीं है कि बस विड्रॉल कर लिया और फ्री, ना ना, इन्फॉर्म भी करना है कि मैंने विड्रॉल कर लिया है और इसलिए किया है, ये कारण है। समझ में आ रही बात? अच्छा, यदि अंकेक्षक शर्तों को परिवर्तित करने के लिए क्या हो, सहमत हो, यदि अंकेक्षक शर्तों को परिवर्तित करने हेतु सहमत हो, यदि अंकेक्षक शर्तों को परिवर्तित करने हेतु क्या हो, सहमत हो। अब बताओ, सामने वाले ने कहा नहीं सर ये शर्तें चेंज करो, हमने भी देखा यार कोई टेंशन वाला मैटर तो है नहीं, सामने वाले के ईगो पे हर्ट हो रहा है, थोड़ा अपन झुक जाते हैं, कोई बात नहीं चलने दो। अब बताओ क्या करूं? अगर वो सहमत है तो अपनी नियुक्ति को क्या रखेगा, जारी रखेगा। सहमत हो तो नियुक्ति क्या करेगा, जारी रखेगा। बात समझ में आ रही है क्या बच्चों? अच्छा ये बताओ, जो लिखा पड़ी हुई थी उसका क्या, वो तो बदल गई, तो आपको क्या करना चाहिए, नया नियुक्ति पत्र जो नई शर्तों के अनुसार क्या होगा, संशोधित होगा, जारी कर दे। तो लो साहब ये रिवाइज टर्म्स एंड कंडीशन है, अब इस पे तो साइन कर दो, कहीं तुम फिर पलटी मारोगे। बोलो समझ में आ रही है बात आपके? भाई ऑडिट कंटिन्यू करो और नई शर्तों को तय कर लो और एक वापस से लेटर लिख लो, वापस से लिखा पढ़ी कर लो। मजेदार बात, ये आज तक कंपटीशन एग्जाम में तो नहीं आया हुआ, लेकिन हमारे सीए की एग्जाम में पूछा हुआ है। पूछूं? ये बच्चा बताएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना। आप मेरे क्लाइंट हैं, आपके और मेरे बीच में शर्तें तय हो गई थी, मैंने ऑडिट शुरू कर दी, आपने पलटी मार दी, आपने कहा सर ये शर्तें ये ठीक नहीं है, इनको चेंज करो। मैंने रीजन देखा, मैंने कहा ठीक है यार, औचित्यपूर्ण है। अच्छा इसमें एक चीज और बताना भूल गया मैं आपको, औचित्यपूर्ण नहीं है तो छोड़ देंगे, पर जारी कब रखेंगे, सहमत कब होंगे? बताओ ऑडिटर सहमत कब होगा? जब ये क्या हो, औचित्य पूर्ण हो और ऑडिटर को क्या मिले, उचित आश्वासन हो। अगर उचित से कम आश्वासन आता है तो उसे क्या कहते हैं, लो लेवल ऑफ अश्योरेंस, निम्न स्तर का आश्वासन। समझ में आ रहा है कि देखो किसी ने आपको कुछ कह दिया तो सहन शक्ति रखनी चाहिए, समझे कि नहीं समझे? जैसे मेरे और मेरी वाइफ के बीच में झगड़ा कभी नहीं होता, क्योंकि हमारे बीच में कोई कासुनी होती नहीं, मैं उसको कुछ कहता नहीं, वो किसी की सुनती नहीं, तो कासुनी होगी कहां से? वो कई बार बेतुकी बातें भी कर देती है, कई बार मेरे को लपका भी देती है, मैं सुन भी लेता हूं, मैं शांति रखता हूं। मेरी बहनें बड़े प्राउडली कहती हैं देखो मेरे भाई में कितनी सहन शक्ति है। मैं कहता हूं अगर थोड़ा सा मैं सुन लेता हूं, घर में शांति बनी रहती है, तो क्या चाहिए? पर बच्चों कई बार हद हो जाती है, एक लिमिट तक ही तो सुनूंगा, एक लिमिट तक ही तो सुनूंगा ना। वो लिमिट आपको तय करनी है, वो लिमिट आपको तय करनी है। एक ऑडिटर को जितने लेवल का आश्वासन चाहिए उसको क्या कहते हैं? अगर उचित आश्वासन से कम आश्वासन आ रहा है तो उसे कहते हैं निम्न स्तर का आश्वासन। तो वो मना कर देगा भैया इस पे तो मैं काम नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? कैसा आश्वासन चाहिए? उचित आश्वासन। अगर ये मिल रहा है तो वो काम करेगा, काम करेगा तो दोबारा से नया नियुक्ति पत्र क्या कर देगा? जारी कर देगा। अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा था वो सुनो। आप मेरे क्लाइंट हैं, आपने मुझे अपॉइंट किया, मैंने काम शुरू किया, आपने शर्तें बदलने को कहा, मैंने देखा कि ठीक है कोई खास बात नहीं है, ये अपने ईगो पे ले रहा है, चेंज कर लेते हैं। वो मुझे भी कोई तकलीफ हो नहीं रही थी क्योंकि औचित्यपूर्ण था और मुझे फिर भी क्या मिल रहा था? उचित आश्वासन मिल रहा था, तो मैंने काम करना जारी रखा। अब बताओ ये बात मैं ऑडिट रिपोर्ट में लिखूं क्या? ये है मेरा क्वेश्चन। ये बात मैं ऑडिट रिपोर्ट में लिखूं क्या कि पहले हमारी शर्तें ये तय हुई थी, इसको पलट के ये कर दी गई? ये तो आपका आपस का क्या है? मामला है। इस तथ्य का उल्लेख
इस तथ्य का उल्लेख ऑडिट रिपोर्ट में नहीं होगा। बल्कि अगर लिख दोगे ना तो पब्लिक कंफ्यूज और हो जाएगी, पब्लिक कंफ्यूज और हो जाएगी कि साहब पहले क्या शर्ती थी, क्यों चेंज हुई। अरे जब तुम एग्री कर रहे हो तो फिर रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट कब करते हैं, रिपोर्ट कब करते हैं, जब आप ऑडिट ही नहीं कर रहे। तो फिर बताओ लोगों को, जब एग्री कर रहे हो तो बताने की जरूरत कहां है। बोलो समझे कि नहीं समझे। आज तक मनीष सर ने कहा गया कि वो बर्तन धोते हैं, एग्री कर रहे हैं, धो रहे हैं चुपचाप। समझे नहीं समझे। तो जब एग्री कर रहे हो तो चुपचाप काम करते रहो। नहीं समझे। आज तक मधुसूदन सर ने आपको बताया कि उनके सिर के बाल क्यों उड़ गए, बताया आज तक नहीं बताया ना। उड़ गए, एग्री कर रहे हैं, चुपचाप रहो। कब, जब आप क्या हो, सहमत हो। ये बातें समझ में आ गई क्या। और एक आखिरी टॉपिक इसके ऊपर बताओ, पिछली साल आप ऑडिटर थे और आपके और उनके बीच में क्या हुई थी, नियुक्ति। शर्तें भी क्या हुई थी, तय हुई थी, और आपने ऑडिट भी कर दी। क्लाइंट आपको वापस से नियुक्त कर रहा है, अगली साल पुनः नियुक्त कर रहा है, तो क्या वापस से नियुक्ति पत्र लिया जाए। बताओ, मेरा क्वेश्चन समझ गए क्या। मेरा क्वेश्चन ये है, पुनः नियुक्ति के मामले में, पुनः नियुक्ति के मामले में क्या पुनः नियुक्ति पत्र, क्या पुनः नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। पुनः नियुक्ति के मामले में क्या पुनः नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। बताओ, बताओ बच्चों, करें या नहीं करें। सोचो, ये तो पढ़ने की जरूरत ही क्या, इतना आसान सा टॉपिक है। तो देखो, जरूरत नहीं है। अगर आपने कुछ लिखापढ़ी नहीं करी तो मान लिया जाएगा कि जो पहले वाली शर्तें थी वही कंटिन्यू है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, निम्न परिस्थिति में, जहां आपको वापस से एंगेजमेंट लेटर ले लेना चाहिए। कुछ परिस्थितियां हैं, बताओ कौन कौन सी परिस्थिति हो सकती हैं। लगाओ दिमाग। कब मुझे वापस से लिखापढ़ी करनी चाहिए, जब क्लाइंट आपकी नियुक्ति की शर्तों में क्या करे, परिवर्तन। नियुक्ति की शर्तों में क्या हो, परिवर्तन हो। और लगाओ दिमाग, बताओ कब वापस से लिखापढ़ी करूं। हाँ, 1 साल के बाद। नहीं, वो पुनः नियुक्ति मानी नहीं जाती। रीअपॉइंटमेंट तो उसी को कहते हैं ना, जिसका टर्म खत्म हुआ उसी को अपॉइंट करना। लगाओ दिमाग, लगाओ बच्चों। अरे भाई, साल भर में दुनिया बदल जाती है। परिस्थिति में क्या हो जाए, परिवर्तन। साल भर पहले की सिचुएशन अलग थी, अब अलग है, तो लिखापढ़ी कर लो। लोगों का व्यवसाय बदल जाता है, व्यवसाय में परिवर्तन। समझ रहे हो। अभी देखो हमारे में कितना परिवर्तन आ गया। कोरोना काल से पहले हम लोग ये ऑनलाइन जानते ही नहीं थे, कभी नहीं पढ़ा है हमने। ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भी नहीं जानते थे। जब ये आया ना, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जब आया था, तो ये जो न्यू लाइन कंपनी का हमने खरीदा, इसके बंदे आए थे हमको ट्रेनिंग देने कि देखो इसको ऐसे यूज करते हैं, इसके ये फीचर्स हैं, ये हैं। तो हम बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ट्राई कर करके भी देखा, राइटिंग लिखी में यार तो मजा नहीं आ रहा। और मनीष सर को तो बिल्कुल ही नहीं आया, क्योंकि मनीष सर का आपने पहले क्लास ली हुई नहीं है,
मनीष सर के पास मार्कर होता था ना, तो बोर्ड पे ठोक देती हूँ, ठोक ठोक ठोक, मार्कर से ठोक देती हूँ, और सारे जो हमारे मार्कर होते थे उनकी निब तोड़ देते थे। तो वो न्यू लाइन वाले ठोक मत मनीष ने सोचो कितना कंट्रोल किया अपने आप को। और फिर इसमें राइटिंग सेट करनी, चीजें हमने अपने आप को चेंज करना पड़ा। और अब आज हालात ये है कि वो जो ब्लैक बोर्ड वाला है ना सिस्टम, वो पेन लिखने में जोर आता है कि यार पहले लिखो, फिर उसको साफ करो, फिर दोबारा लिखो। अब ये कि एक बटन दबाओ पेज आगे पहुंच जाएगा। तो चीजें तो बदल गई ना, तो हमने भी अपने आप को बदल लिया। परिस्थिति बदल सकती है, लोगों का बिजनेस करने का तरीका बदल सकता है, और क्या बदल सकता है, कानून बदल सकते हैं, कानून में ही चेंज आ जाते हैं। अभी राइट टू हेल्थ आएगा कि नहीं आएगा मालूम चलेगा, समझ लो। तो अब देखो चीजें बदल रही है ना, चीजें बदल रही है। डॉक्टर अपनी जगह सही है कि सब 5 स्टार होटल में कोई धर्मशाला वाला आ गया और उसको 5 स्टार का रूम मुझे देना पड़े धर्मशाला की रेट में, और 5 स्टार होटल में ऑलरेडी बेटिंग चल रही है, बोला उनको तो दूं नहीं इनको दूं। तो डॉक्टरों को प्रॉब्लम ये हो रही है। गहलोत साहब कह रहे हैं साहब जनता समान है, इनका भी हक है। तो डॉक्टर कहते रहे हमारे यहाँ हक है क्या, तुम तुम्हारे घर में इसको 5 स्टार होटल में रखो, मेरे यहाँ जबरदस्ती क्यों। वो सबके लिए बोल रहे हैं चिरंजीवी योजना, ये योजना, वो योजना, तो इसलिए सारे डॉक्टर हड़ताल पे आ गए। पर कानून है साहब, कानून अगर आ गया तो उनको ऐसा करना पड़ेगा। आज जयपुर में एक नियम आ गया कि जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं, जो बड़े बड़े बिल्डर हैं बिल्डिंग में बनाते हैं, इनको जमीन का 10% गरीबों को देना पड़ेगा। तो ये लोग क्या करने लग गए कि साहब EWS केयर, अफोर्डेबल होम, थोड़ी दूरी पे जा जाके लोगों को बना, नहीं तो बनाने वाले हैं। वो कहें साहब मैं 8 करोड़ का एक फ्लैट बेच रहा हूं और उसमें मैं 20,000 वाली कमाई वाले को रख दूं, 50,000 तो मेंटेनेंस हमारा महीने का, ये कैसे सरवाइव करेगा। तो उसके लिए अलग जगह बना दी, बनाना पड़ रहा है ना उनको, क्योंकि कानून क्या हो गए, चेंज हो गए। समझ में आ गया। तो ये आज आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। अंकेक्षण नियुक्ति पत्र पढ़ के सुना रहा हूं। स्टेप 1, अंकेक्षक द्वारा नियोक्ता को नियुक्ति पत्र जारी करना। ऐसे 210 के अनुसार, तो ऐसे का नंबर जरूर याद रखना बच्चों, पूछ सकते हैं कि नियुक्ति पत्र से संबंधित ऐसे कौन सा है, ऐसे 210। नियुक्ति पत्र किसके द्वारा जारी किया जाएगा, अंकेक्षक द्वारा। किसको जारी किया जाएगा, नियोक्ता को। क्लियर है। और ये हमेशा क्या होगा, लिखित में होगा। ये क्या होता है, ऐच्छिक, पर मतभेद ना हो इसलिए आपको जारी कर देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो नियुक्ति पत्र में क्या क्या लिखोगे, अंकेक्षक के दायित्व, नियोक्ता के दायित्व, ऑडिटर का पारिश्रमिक, उसका कार्य क्षेत्र वगैरह वगैरह। नियुक्ति पत्र अधिमान तक कब जारी किया जाता है बताओ, ऑडिट प्रारंभ होने से पूर्व, किंतु इसको बाद में भी जारी करना चाहो तो कर सकते हो। नियोक्ता के द्वारा नियुक्ति की शर्तें स्वीकार करने के पश्चात, पहले तो हाँ कर ली और उसके बाद में अगर वो पलटी मारे, ऑडिटर से प्रार्थना करे, तो ऑडिटर उससे परिवर्तन करने से पूर्व उसके औचित्य पर क्या करेगा, विचार करेगा। और अगर औचित्य उचित है तो हाँ कर लेगा, अगर उचित औचित्य नहीं है, ऑडिटर को निम्न स्तर का आश्वासन मिलता है, तो ऑडिटर पहले तय करेगा कि उसका खुद का दायित्व क्या है। क्या वो नियुक्ति वापस ले सकता है तो वापस ले लेगा। संबंधित व्यक्ति को कानून को सूचित करेगा, और अगर वो ऐसा कुछ नहीं कर पाता है, ना तो ऑडिट एंगेजमेंट विड्रॉल ही कर पाए। समझ लो, जैसे आज मैं मेरी बात करूं तो साहब मैं उम्र के उस पड़ाव पे आ गया हूं कि ना तो निगले बने ना उगले बने, ना तो मैं बीबी को तलाक ही दे सकता हूं और ना ही उसके साथ कंटिन्यू रह सकता हूं। तो फिर आदमी करे क्या, बस बच्चों के सामने अपनी बातें रख के अपना मन हल्का कर ले। यही तो करता हूं, अपनी राय को क्या कर दे, मर्यादित। भैया आपको लग रहा है कि ऑडिट विड्रॉल नहीं कर सकते, तो राय को क्या कर दो, मर्यादित कर दो। और नियोक्ता के द्वारा अगर अंकेक्षक को नियुक्ति स्वीकार करने के पश्चात किन कारणों से परिवर्तन करने के लिए कहा जाता है, 3 कारण। परिस्थिति में परिवर्तन, गलतफहमी या असमझ की वजह से, और वो आपके कार्य क्षेत्र को सीमित करना चाहता है। नियुक्ति की शर्तों में परिवर्तन पर अगर आप सहमत हो जाते हो तो वेरी गुड, नया रिवाइज्ड संशोधित नियुक्ति पत्र ले लो,
और संशोधित के अकॉर्डिंग ऑडिट स्टार्ट कर दो, लेकिन ये बात लिखने की जरूरत रिपोर्ट में नहीं है। लेकिन अगर आप एग्री नहीं होते हो तो विड्रॉल कर लो। बोलो समझ में आ गया क्या? तो ये आपकी स्टेप 1 क्या हो गई? कंप्लीट। अब हम स्टेप 2 पढ़ेंगे कल। यहां तक समझ में आ गया? चलिए।